हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के लिए जो आप लोग का यूपी एलटी का ग्रेड का जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम आप लोग का दिसंबर में होने वाला है। साथ ही जो एएमआरएस की वैकेंसी आई है उसमें जिन बच्चों ने पीजीटी से फॉर्म फिल किया है उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही थी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो एएमआरएस में फर्स्ट पेपर जो जर्नल पार्ट है इसके पीवाईक्यू मेरे दूसरे चैनल पे आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीवाईक्यू ज़ोन के नाम से वो मेरा चैनल है। वहाँ पर जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं आपके, चाहे वो आईसीटी से रिलेटेड हों, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से हों, तो वहाँ पर अलग-अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कि जितने भी एमआरएस का टीजीटी, पीजीटी का पेपर हुआ था, नॉन टीचिंग पोस्ट का हुआ था, सारे एक ही जगह पीवाईक्यूज़ आपको मिल जाएँगे। तो ईज़ी हो जाएगा आपके लिए देखना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं उन पीवाईक्यूज़ को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा साथ ही, और इसके जो जर्नल पार्ट है उसकी तैयारी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी इस चैनल पे। और जो कॉमर्स आपका मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर उसके प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा। और ये दोनों का ही एग्ज़ाम जो एलटी ग्रेड वाला है उसमें तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड पूछे जाने हैं, और इसमें भी टियर 2 में आपका जो सब्जेक्टिव है वो आएगा। तो इसलिए दोनों की तैयारी आपको अच्छे से रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेल्स टू राम 500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50 वुड अफेक्ट। राम को ₹500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में ₹50 से की गई, जिससे प्रभावित होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 500 जो थे राम के अकाउंट में पोस्ट किए गए थे, यानी कि सेल की गई थी 500 की, लेकिन जो है ₹50 की ही दिखाई गई। एक ज़ीरो कम कर दिया गया, वो एक ज़ीरो नहीं है, पूरे-पूरे कितने ₹450 कम कर दिए गए हैं उसके अकाउंट से। तो अब कह रहा है कि कौन-सा अकाउंट प्रभावित होगा। सेल्स अकाउंट होगा, राम्स अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। सिंपल सी बात है, किसका अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? राम के अकाउंट पर पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये किस तरह की एरर है? तो ये आपकी एरर जो है एक क्लरिकल एरर है कि जो है लिखने में त्रुटि करी गई, कोई प्रिंसिपल में यहाँ पर मिस्टेक नहीं हुई है, गलत अकाउंट में नहीं दिखा दिया गया है। यहाँ पर जो दिखाया गया है वो अमाउंट कम कर दिया गया है। तो ये आपकी जो एरर किस तरह की हुई है, ये आपके क्लरिकल एरर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज काइंड द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पूरी संरचना का जो नेट परिचालन यानी कि शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत था वो किसने दिया था? गार्डन ने दिया था, डूरेंट ने, हडसन ने या फिर वाल्टर ने। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी कई थ्योरीज हैं, जिसमें से एक थ्योरी आपकी जो है वो शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत भी है। तो वो किसने दिया था? तो वो आपका डूरेंट ने दिया था। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। जो करेक्ट आंसर है वो डूरेंट है, डूरेंट ने दिया था। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसके बारे में कि शुद्ध परिचालन आय के अनुसार कंपनी या फर्म के ऋण घटकों में परिवर्तन से फर्म का मूल्य प्रभावित नहीं होता है। जैसे माना गया था कि जो कंपनी है उसके में कितना जो है डेबिट लिया जा रहा है या उसका कोई भी नीति में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे कंपनी की जो वैल्यू होती है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ये माना जाता है इस सिद्धांत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लिवरेजेस पर चालन लिवरेज का सूत्र क्या होगा? यहाँ पर आपके 3 तरह के जो लिवरेज होते हैं वो 3 टाइप के रहते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ लिवरेज की हो रही है। जो लिवरेज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज हो जाता है, शॉर्ट में इसको ओएल लिखते हैं, और सेकंड वाला जो है वो हो जाता है फाइनेंशियल लिवरेज, और थर्ड हो जाता है आपका कंबाइंड लिवरेज। तो यहाँ पर जो कंबाइंड लिवरेज होता है उसको निकालने के लिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, तो आपका कंबाइंड लिवरेज निकल आता है। बाकी इन दोनों को निकाला जाता है। अब यही पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, सी अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन बीईपी या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज होगा उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन, सी से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट या टैक्स घटाने से पहले की जो इनकम होती है उस पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा। अब बचता है आपका कौन सा? ये वाला बच जाता है फाइनेंशियल लिवरेज। कि फाइनेंशियल लिवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये वाला, इसका फॉर्मूला कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम? निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है? कह रहा है नॉन कैश आइटम नहीं है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, अप्राप्त ऋणों के लिए प्रावधान, गुडविल रिटर्न ऑफ, ख्याति का लेखन, डिप्रिसिएशन, ह्रास, कैश सेल, नकद विक्रय। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा जो है वो नॉन कैश आइटम नहीं है, यानी कि गैर
नहीं वाले पे आपको ध्यान देना है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट होता है नॉन कैश आइटम, गुडविल रिटर्न ऑफ भी होता है और डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो डिप्रिसिएशन भी आपका नॉन कैश आइटम ही है। यहाँ पर जो कैश सेल है सिंपल से कह दिया कि जो नकद विक्रय हम कर रहे हैं तो सीधे-सीधे हो जाएगा आपका ये कैश आइटम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि नॉन कैश पूछा गया था। और देख लीजिए कि एग्ज़ाम में अगर आपके पूछे जाते हैं तो संपत्तियों पर ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन जो लगाया जाएगा, उसके बाद ख्याति का अपलेखन, अप्राप्य ऋणों के लिए प्रावधान, लेनदारों पर छूट का प्रावधान, यानी कि जो क्रेडिटर्स होते हैं अगर उनको किसी तरह का डिस्काउंट दिया गया या फिर डेटर्स खो दिया है, तो यहाँ पर वो भी आपके नॉन कैश आइटम्स में ही आएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई फाइनेंशियल लिवरेज इज़ अ ब्लेसिंग व्हेन, उच्च वित्तीय उत्तोलक तब अच्छा माना जाता है द अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी कि आय ऋण पूंजी की लागत से अधिक होगी। अर्निंग्स आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी कि आय जो है ऋण पूंजी की लागत से कम है। अर्निंग्स इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आय पूंजी की लागत के समान है। देयर इज इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि जो वित्तीय उत्तोलक है अच्छा माना जाएगा, यानी कि उच्च जो है हाई अगर है तो कब अच्छा माना जाएगा, तो फाइनेंशियल लिवरेज जो होता है उसको निकालने का आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो होगा ईबीआईटी, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी हो जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि यहाँ पर इसमें से क्या है इंटरेस्ट को लेस कर दिया गया है, तो ये निकालने का इसका फॉर्मूला होता है। ये हाई अगर है बहुत ज़्यादा ऊँचा है, तो कब अच्छा माना जाएगा, जब आपकी द अर्निंग आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि जो आपकी आय है वो ऋण पूंजी की लागत से अधिक हो रही है। जो आपने जो डेब्ट ले रखा था उसको डेब्ट की जो कॉस्ट आ रही है, आपको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाता है, तो उसमें अलग-अलग तरह की कैपिटल की निकाली जाती है, शेयर्स की निकाली जाती है, वैल्यू डिबेंचर्स की निकाली जाती है, शेयर्स में भी इक्विटी की अलग निकलती है, प्रेफ़रेंस की अलग निकलती है, जो रिटेन अर्निंग होती है उसकी निकाली जाती है कॉस्ट। ये उसको कलेक्ट करने के लिए भी जो कॉस्ट आ रही है, जो आप इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों से निकाली जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आय जो है ऋण पूंजी की लागत से अधिक होगी, तब इसको हम अच्छा मानते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वित्तीय उत्तोलक किसी संस्था की पूंजी संरचना में स्वामी की पूंजी के साथ-साथ ऋण कोषों के बीच संबंध बताती है, अर्थात वित्तीय उत्तोलक ऋण पूंजी के उपभोग द्वारा समता अंशों पर प्रत्याय दर को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है और इसे समता व्यापार यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेस यानी कि तलपट क्या है प्रकट करता है, एरर ऑफ ओमिशन को, छूट जाने की अशुद्धियों को, या फिर एरर ऑफ कमीशन लेखे की अशुद्धियों को, प्रिंसिपल सैद्धांतिक अशुद्धियों को, एरर ऑफ बैलेंस बाकी शेषों की अशुद्धियों को। तो तलपट किस चीज़ को प्रकट करता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो तलपट जो है मेनली उन अशुद्धियों को प्रकट करता है, बहुत सी ऐसे एरर होती हैं जो कि हमें ट्रायल बैलेंस मिलने पर भी नहीं पता चलती हैं, कि अगर आपने कुछ भी लिखा है लिखने में ही छूट गया है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही था कि जर्नल में एंट्री जो थी, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, वहाँ पर 500 की जगह जो है 50 से कर दी गई है, तो वहाँ पर तलपट ट्रायल बैलेंस आपको उसे नहीं पकड़ सकता। वहाँ पर वो इसी तरह से ही ये अकाउंट आपका आगे चलता रहेगा। दोनों साइड भी मैच हो जाएँगे, सब कुछ सही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखना ही भूल गए हैं, स्टार्टिंग में ही गलती हो गई है, तो वो छूट जाने की। लेखे संबंधी भी इसी तरह की रहेगी। सैद्धांतिक अशुद्धि प्रिंसिपल में कोई अगर आपने जर्नल एंट्री करते टाइम में गलती कर दी है, तो वो भी ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ में आएगी। लेकिन अगर बैलेंस निकालने में आपने गलती करी है, तो वो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाएगा। बैलेंस कब निकालते हैं, जब हम लेजर बना रहे होते हैं, लेजर में जो अकाउंट होते हैं, जो लेजर के आपके अकाउंट होते हैं, उससे हम बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर बैलेंस निकालने में गलती आएगी, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो उसे आप इज़िली पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसके अलावा और कौन से हो जाते हैं, जैसे गलत पक्ष में खतौनी करना, यानी कि आपने गलत साइड में पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग यानी कि जर्नल में बनाते टाइम पे जो आपकी होती हैं एरर, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लेजर के टाइम पे अगर आप गलती कर रहे हैं, वो ईज़िली पकड़ में आ जाती हैं। बहियों का अशुद्ध योग लगाना, यानी कि टोटल आपने गलत किया। तलपट में किसी खाते का, यानी कि तलपट में ट्रायल बैलेंस में आपने कुछ अकाउंट नहीं दिखाए हैं। खातों का योग एवं शेष निकालने, टोटल करने या फिर बैलेंस निकालने में आपने गलत किया। तो उसको हम ईज़िली क्या करते हैं, तलपट से पकड़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट टेकिंग रिड्यूस द, यानी कि परीक्षा जांच क्या कम करती है, वर्क ऑफ एन ऑडिटर, अंकेक्षक के कार्य को, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, अंकेक्षक के दायित्व को, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो टेस्ट टेकिंग है, परीक्षा जांच, टेस्ट टेकिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत से अकाउंट्स में बनाए हैं, बहुत से जो है एंट्रीज करी हैं, तो सारे चेक करने के बजाय हमने उसमें से कुछ जो है वो टेस्ट कर लेती है, कुछ मतलब जो है रैंडमली आपने सिलेक्ट कर लिए या किसी तरह से सिलेक्ट कर लिए। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें आपको पता ही होगा कि सिलेक्ट किया जा सकता है, एक सैंपल लिया जा सकता है, उससे आपने चेकिंग करी
और अगर वो सही होते तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी भी हमारे सही होंगे। तो यहाँ पर जो परीक्षा जाँच है वो क्या काम कर रही है? तो ये वर्क ऑफ एन ऑडिटर, जो ऑडिटर होता है उसके काम को कम करती है, उसके दायित्व नहीं। आपने अगर टेस्ट चेकिंग करी है एज़ ए ऑडिटर तो आप पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। अगर वहाँ पर गलती हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। तो यहाँ पर सिर्फ ये वर्क को कम करती है, लायबिलिटी को नहीं। तो एक आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट द परमानेंट करंट एसेट आर फाइनेंस्ड बाय शॉर्टली टर्म फाइनेंसिंग। कार्यशील पूंजी के प्रबंधन की किस नीति के अंतर्गत स्थायी चालू समिति का वित्तीय लघुकालीन वित्त के द्वारा किया जाता है? कंजर्वेटिव पॉलिसी में, एग्रेसिव पॉलिसी में, मॉडरेट पॉलिसी में, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल, वैसे तो वर्किंग कैपिटल की बात जो होती है तो आप शॉर्ट टर्म से लेते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होती है शॉर्ट टर्म के लिए ही आती है मेनली। ऐसे निकलती है वर्किंग कैपिटल आपकी करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमारी क्या निकल के रह जाती है, वर्किंग कैपिटल निकल आती है। अब इसी के मैनेजमेंट की बात हो रही है कि इसके मैनेजमेंट में द परमानेंट करंट एसेट आर फाइनेंस्ड बाय शॉर्टली टर्म फाइनेंसिंग। तो वो कौन सी पॉलिसी होगी? तो आपकी एग्रेसिव पॉलिसी, उग्रवादी नीति कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का क्या अर्थ होता है? यानी कि अकॉर्डिंग टू कैश बुक फेवरेबल जो बैलेंस होगा उसका मीनिंग क्या होगा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अनुसार डेबिट शेष। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। इनमें से कोई नहीं। कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस है अगर, तो वहाँ पर क्या रहता है, इसका मतलब क्या है? आपको पता ही है, जो कैश बुक होती है उसमें हमेशा ही कैश बुक में आपका क्या रहता है, डेबिट बैलेंस ही रहता है। डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, डेबिट में सारी रिसिप्ट होती हैं, जो कुछ भी आपको रिसीव हुआ है वो सब हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो इसलिए क्या रहता है, हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है और वही अनुकूल माना जाता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एसेट इज 60,000, द स्क्रैप वैल्यू विल बी 25% एट द एंड ऑफ 10 years. If straight line method of depreciation is followed, the rate of depreciation is। परिसंपत्ति की लागत है 60,000, 10 वर्षों के अंत में स्क्रैप मूल्य 25% होगा। यदि मूल ह्रास की सीधी रेखा विधि का पालन किया जाता है तो मूल ह्रास की दर क्या होगी? आपसे कह रहा है कि एसेट की कितनी है, यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि डिप्रिसिएशन का रेट क्या है, डिप्रिसिएशन का आपको रेट बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपसे कह रहा है कि जो एसेट की वैल्यू है वो ओवरऑल कितनी है, 60,000 की। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालनी है कि कितनी परसेंटेज पे, यानी कि इतनी जो है डिप्रिसिएशन की जो वो थी परसेंटेज, रेट क्या था वो निकालना है। तो एसेट की कितनी टोटल वैल्यू थी, 60,000 की थी और कितने वर्ष के लिए थी, 10 वर्ष के लिए थी एसेट को। अब यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो थी, अब जो रह गया है सिर्फ 25% रह गया, यानी कि अब जो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा रफ में देख लीजिए, तो 60,000 का अगर आप 25% निकालते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो 4 आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 15,000 निकल कर के हमारा आ जाएगा। तो 60,000 में से जो 15,000 है सिर्फ वो आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, अब हमारी रह गई है। बाकी की जो 45,000 था वो पूरा का पूरा क्या है, जो 60,000 में से आप अगर लेस करते हैं 15,000 को तो आपका क्या निकल कर के आ जाता है, निकल कर के आ जाएगा 45,000। ये 45,000 आपका डिप्रिसिएशन में चला गया है। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितने का है, 45,000 का हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। कैसे सॉल्व करना है, 0 से 0 काट दीजिए सबसे पहले तो। उसके बाद 7 टाइम जाएगा आपका, 7 टाइम 42 आ जाएगा, तो फिर उसके बाद कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। तो 7.5% की जो रेट है उससे जगह था आपका डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी तरीका, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज डेबिटेड टू। लागत नियंत्रण लेखा विधि में सामग्री की सामान्य क्षति को डेबिट किया जाता है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लागत लाभ हानि खाते में, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट स्टोर खाता बही नियंत्रण खाते में, फाइनेंशियल गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट निर्मित माल खाता बही नियंत्रण खाते में, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट यानी कि कारखाना परिवहन नियंत्रण खाते में। तो यहाँ पर जो आपका अंडर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग होती है लागत नियंत्रण लेखा विधि में,
अगर जो मटेरियल है उसका वेस्टेज हो रहा है, नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, तो हम उसको कहाँ दिखाएँगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो कारखाना और परिवहन नियंत्रण खाता और परिवहन खर्चे के निर्माण से संबंधित खाता होता है, जिसमें अप्रत्यक्ष सामग्री इसमें इनडायरेक्ट आपका मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, तो डेबिट किया जाता है और सामग्री की जो सामान्य नॉर्मल वेस्टेज होता है उसको भी हम इसी अकाउंट में दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी? कौन सा अधिनियम के अंतर्गत जो अंकेक्षण है वो अनिवार्य होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो ऑडिट कंपलसरी बताया गया है तो साझेदारी के लिए कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर? तरलता के मापने के दो मुख्य माप कौन से होते हैं? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? लिक्विडिटी की हो रही है। स्टॉक एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। तो जब बात लिक्विडिटी की होती है तो आप देखेंगे जो रेशियो एनालिसिस आपका चैप्टर है उसमें कई तरह के रेशियोज बताए गए हैं। कुछ आपके क्या बताते हैं, कुछ बताएंगे आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है जो आपका जीपी रेशियो शॉर्ट में कहेंगे हम, या फिर इसके अलावा नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है। जो लिक्विडिटी को तरलता को बताते हैं वो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो मेनली होते हैं। अब फ्लूइड लिक्विड रेशियो भी होता है लेकिन यहाँ पर दो ही की बात की जा रही है, तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। जो स्टॉक एंड डेटा टर्नओवर रेशियो है ये आपकी किसको बताएंगे? ये एक्टिविटी रेशियोज होते हैं। ये बताते हैं कि कितना ज़्यादा आपके बिजनेस में जो है आप एक्टिव हैं, कितना ज़्यादा जो है स्टॉक है, टर्नओवर है, बार-बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड? निम्नलिखित के में से कौन सा कोषों का अनुप्रयोग, यानी कि कहाँ पर आप फंड्स हैं उनको एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं। एक होता है सोर्सेस कि कहाँ-कहाँ से फंड्स आ रहा है, एक होता है कि आप कहाँ-कहाँ फंड्स को यूज कर रहे हैं। तो पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेतन का भुगतान, रिटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, ह्रास का अपलेखन, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्ति का विक्रय, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लाभांश का भुगतान। तो जो फंड्स हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है? तो जो पेमेंट ऑफ सैलरीज आप देखेंगे तो ये किसमें जाता है? ये पेमेंट करना, ये आप जो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पर दिखाया जाता है। आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। जो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर आप इसको नहीं दिखाएँगे सैलरी वाले पोर्शन को। इसको ध्यान में, कुछ क्वेश्चंस ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर आपको समझ में लगता है कि सभी आंसर सही हैं, लेकिन डिप्रिसिएशन भी आप किसमें दिखाते हैं? उसी में दिखाएँगे। जो सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर तो सोर्सेज़ है, ये आपका सोर्सेज़ ऑफ फंड है। तो जो एप्लीकेशन होगा वो आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। जो लाभांश का भुगतान है उसको हम दिखाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कैश का नहीं कहा गया है, फंड की बात की जा रही है, तो आपकी बात जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग रेशियो इज़ संचालन अनुपात होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी है, सॉल्वेंसी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग रेशियो किस तरह का रेशियो है? तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, लाभदायकता अनुपात होता है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया ही था कि जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग रेशियो है, ये सारे आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनुपात परिचालन गतिविधियों की लागत और शुद्ध बिक्री या फिर संचालन से राजस्व के बीच समीकरण को मापता है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं अपॉन में क्या आ जाता है? नेट सेल आ जाती है, उससे निकाला जाता है। यह अनुपात शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में बेची गई वस्तुओं की लागत को व्यक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक न्यूमेरिकल है। If sales are 3 lakh, gross profit is 1 by 3 on cost, purchases are 2 lakh 50,000 and the closing stock is 50,000. The opening stock will be, यहाँ पर कह रहा है कि 3 लाख की बिक्री है, लागत पर सकल लाभ 1/3 है, क्रय है 2,50,000 का, अंतिम रहती है 50,000। आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है कि कितना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो आपकी बिक्री दे रखी है यानी कि सेल दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट को बताया हुआ है। तो यहाँ पर 1/3 का मतलब क्या है? यहाँ पर सीधे समझिए कि कॉस्ट पर दे रखा है तो 1 क्या है आपका प्रॉफिट हो जाएगा और 3 क्या है यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी। तो सेल टोटल कितनी आ जाएगी? सेल निकालने के लिए इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 4 आपकी सेल है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इसको हम निकाल सकते हैं इज़िली।
तो 3 लाख की क्या लिख लीजिए यहाँ पर सेल लिख लीजिए और यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये कितनी है तो ये 4 है और हमें निकालना क्या है कॉस्ट, तो ये आ जाएगा आपका 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर 7 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो 25,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2,25,000 निकल करके क्या आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आ जाएगी। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अब निकालना है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2,25,000 में हमको ऐड कर देना है जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखी है उसको हम ऐड कर देंगे। कितने की दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक, 50,000 की, उसको ऐड कर लीजिए और उसमें से हम लेस क्या कर देंगे, जो हमारा यहाँ पर परचेजेस दे रखा है 2,50,000 का, उसको हम लेस कर देंगे तो हमारी निकल करके ओपनिंग स्टॉक आ जाएगी। यहाँ पर अब ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2,75,000 आ जाएगा ऐड करने पर और उसमें से लेस क्या करना है, 2,50,000 हमें लेस करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ऐसा क्वेश्चन जो है ये हमारे की टीजीटी कॉमर्स की आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था। मैंने वो पेपर आप लोग को दिखाया था, वो भी सॉल्व करवाना है आप लोग को पेपर। जो यूपी एलटी ग्रेड का था वो तो मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, जो 2018 का पेपर है आपका वो मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए, वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी है उसमें 4-5 पेपर 4-5 इसमें पार्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। और एएमआरएस का क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी मैं सॉल्व करवा दूंगी। यहाँ पर आप लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 25,000 निकल करके आएगा और यही 25,000 क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी, उससे आप निकालेंगे फिर जो आपका जो भी पूछा हो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक वो निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है कंपलसरी, वॉलेंट्री, ऑप्शनल, पीरियोडिकल। तो अभी मैंने बताया था आपको कि पार्टनरशिप जो एक्ट है उसमें एक बताया गया है कि ऑडिट कंपलसरी नहीं होता पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री। ऐच्छिक होता है, करवाना चाहे तो करवा सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं होता। लेकिन जो आपकी कंपनी अधिनियम है, कंपनीज एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी में ऑडिट जो होता है वो कंपलसरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ऑफ अमलगेशन, यानी कि कौन सा एकीकरण लेखांकन की व्याख्या करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, 8 है, 10 है, 14 है। तो इसमें काफी चेंजेस भी हुए हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक बार अपडेटेड वाले देख लीजिएगा कि ये जो अब आपके चेंजेस हुए हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें आपका जो एकीकरण है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ करंट रेशियो इज 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज 60,000 देन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट विल बी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको चालन अनुपात बताया है, कार्यशील पूंजी बता दी है, आपसे पूछा है करंट एसेट क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, कार्यशील पूंजी निकालने का तरीका जो होता है आपको पता ही है। वर्किंग कैपिटल अभी मैंने बताया था कैसे निकलती है, करंट एसेट में से हम करंट लायबिलिटी को लेस करते हैं, वर्किंग कैपिटल हमारी निकल आती है। और जो करंट रेशियो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूलाज आपको याद हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अगर इसमें इस वाले फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी, 60,000 दे रखी है। यहाँ पर करंट एसेट चालन अनुपात क्योंकि दे रखा है तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2:5 अपॉन में 1 आ जाएगा। इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो 2.5 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो निकल के आपका 60,000 आ रहा है। एक्स मान लीजिए, यहाँ पर इसको एक्स मान लीजिए। अब इसमें से इसको हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 60,000 आ जाएगा। एक्स को बाहर कर दीजिए, एक्स को बाहर कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 60,000 अपॉन कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 पर चला जाएगा, डिवाइड करिएगा तो 4 टाइम में जाएगा, 40,000 निकल करके क्या आ जाएगी आपकी, ये 40,000 जो निकल करके आया है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हमारी है करंट लायबिलिटी। ये हो जाती है हमारी करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी हमको पता चल गई, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है करंट एसेट को, तो करंट एसेट निकालने के लिए 40,000 इंटू क्या हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई करिएगा तो निकल के कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए थी, एक करंट रेशियो आपको पता होना चाहिए था, वर्किंग कैपिटल पता होनी चाहिए थी कैसे निकलती है, उसी में रखकर ही आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो देख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा बहुत बार जाता है, बार-बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम वेज इज गारंटीड इन, न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन रहता है रोवन प्रीमियम स्कीम में, इमर्सन इफिशिएंसी प्रीमियम स्कीम में, गैंट टास्क प्रीमियम स्कीम में, हास्य प्रीमियम स्कीम में। जो न्यूनतम मजदूरी जो है वो कहाँ पर आपको मिलेगी, तो यहाँ पर जो हास्य प्रीमियम स्कीम है उसमें ये रहता है कि आपको एक मिनिमम मिलनी ही है, एक अगर आपने मिनिमम से ज़्यादा काम किया है तो वहाँ पर आपको प्रीमियम मिलेगा, लेकिन एक मिनिमम मजदूरी की ये रहती गारंटी मिल जाती है कि आपको इतना मिलना ही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जो एमआरएस का आपका जनरल पार्ट है उसके पीवाईक्यूज़ देखने हैं तो जो पीवाईक्यू ज़ोन मेरा दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे और भी जो आप लोग की रीज़निंग है, जनरल अवेयरनेस है, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी। तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।